फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स करेंगे एंड तीनों ही टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो पहले टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। सो दिस इज, ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो जो हमारा एग्जामिनेशन में डेरिवेशन आ जाती है, दूसरी ये हमारी जो डेरिवेशन का रिजल्ट है, तो वो रिजल्ट हम लेंस पे का फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों को डिराइव करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो इस रिजल्ट को याद भी रखना इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं। स्फेरिकल सरफेस है, अब हमें रिफ्रैक्शन करना है, देखना है स्फेरिकल सरफेस पे। हम एक स्फेरिकल सरफेस बनाते हैं, ओके। अब देखो रिफ्रैक्शन हमने इससे पहले वाले वीडियो में सारा समझा था, रिफ्रैक्शन टीआईआर वगैरह वगैरह, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम सिंपल करेंगे, ओके। अब देखो हमने बना दिया कि स्फेरिकल सरफेस है एक, उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रहा उसका सेंटर, बिकॉज स्फेरिकल है तो सेंटर तो होना ऑब्वियस है। हमने ऑब्जेक्ट ले लिया जो कि हमारा क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब इससे एक रे ऐसे गई, ओके। अब ये रे है तो यहाँ से कहीं से नॉर्मल आएगा जो कि हमारा नॉर्मल सेंटर से पास करता है, ठीक है बेटा। तो ये देखो हमारा नॉर्मल पास हो गया। अब क्या होगा, इस अभी यहाँ पर अगर मीडियम N1 है और यहाँ पर अगर इसका मीडियम N2 है और हम बोल रहे हैं कि जो N2 है वो ग्रेटर देन N1 है, तो क्या होगा, अब ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो ऐसे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गई और ये यहाँ पर क्या है, ये इमेज। अब इमेज के लिए दो रेस चाहिए, तो हमने ये ली और एक हम स्ट्रेट रे लेते हैं, ये जो कि बिल्कुल सीधी जा रही तो कोई रिफ्रैक्शन होने का चांस ही नहीं है। 90 डिग्री पे तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर हमारी इमेज आ गई, ओके। अब वही हम एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं, जैसे ये, ठीक है। इसको हम P मान लेते हैं, इस पॉइंट को M मान लेते हैं और इस पॉइंट को N मान लेते हैं, ओके। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ से लेके तो सेंटर तक का डिस्टेंस है वो क्या है, वो R है, रेडियस, बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो I तक का डिस्टेंस है वो V हो जाएगा, इमेज का डिस्टेंस। तो हमारा लगभग बिल्कुल मटेरियल तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, देखो हम एक अब क्या करने वाले हैं, एंगल्स मार्क कर। और देखो ये वाला जो एंगल, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली ये एंगल क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। तो हमारे पास I आ गया, R आ गया। अब हम एंगल्स को मार्क कर देते हैं जो हम डेरिवेशन में यूज करेंगे। इसको 1 ले लिया मैंने, इसको मैंने 2 ले लिया और इस वाले एंगल को मैंने 3 ले लिया, ठीक है। तो ये 3 एंगल्स आ गए अब हमारे पास, ओके बेटा। अब हम क्या करेंगे, देखो हम इसकी अजम्पशंस करते हैं कि हमारे हमने अज्यूम क्या कर है इसमें, इस डेरिवेशन को करने के लिए अजम्पशंस क्या कह रही है। तो अजम्पशंस देख लेते हैं एक बार। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज पॉइंट है, तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ओके। दूसरा क्या हम लेते हैं इसमें कि जो हमारी रेज है, रेज आर पैराएक्सियल, ठीक है। जो हमारी रेज है वो पैराएक्सियल है। अब पैराएक्सियल होने का मतलब क्या है कि ये वाली जो मैंने रे ली है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल थोड़ी ही पास है, ठीक है, एकदम उसके ऊपर से ही गई है। इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, जिसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा कम डिस्टेंस पर है। तो पैराएक्सियल का मतलब क्या हुआ हमारा, ये क्या है, क्लोज, ये रे जो है वो क्या है, क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो हमारी रे जो है वो क्लोज है प्रिंसिपल एक्सिस पर। देखिए अगर हमारी अब रेज, हमने पैराएक्सियल किया था, हमारी जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस एकदम क्लोज है। अगर रेज एकदम क्लोज है उनके, उनका बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बहुत ही ज्यादा क्या बनेगा, वो बहुत ही ज्यादा छोटा बनेगा, ठीक है। अगर ये एंगल छोटा बनेगा तो आर भी डेफिनेटली छोटा बनेगा। तो ये एंगल्स इतने छोटे होते हैं क्योंकि छोटे होने से क्या होता है, रेज पैराएक्सियल होने से क्या होता है, देखो अगर मैं इस एंगल का आई निकालूंगी, साइन आई निकालूंगी, मतलब एंगल जो आई है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसका साइन निकालूंगी तो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाएगा,
आई की, मतलब इसकी वैल्यू इतनी छोटी आएगी कि वो अप्रोक्सीमेटली आई के ही इक्वल हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली मैं अगर इसका tan i निकालूंगी तो वो भी अप्रोक्सीमेटली आई के इक्वल हो जाएगा। सो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं ये एंगल्स इतने छोटे हैं पैराएक्सियल होने के कारण कि जो साइन आई है वे अप्रोक्सीमेटली tan i के इक्वल है और वो अप्रोक्सीमेटली i के इक्वल है। सिमिलरली क्या होगा, जो साइन r है वे अप्रोक्सीमेटली tan r के इक्वल हो जाएगा और अप्रोक्सीमेटली r के इक्वल हो जाएगा बिकॉज इनकी वैल्यूज इतनी छोटी होंगी। अब देखो पैराएक्सियल होने की वजह से क्या होगा कि ये वाली जो लाइन है ये एकदम इसके पास है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो m है और जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा है वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से एक और चीज हो जाएगी, हमारी जो m है वो कोइंसाइड करेगा किसको, p को, ठीक है। वो ऑलमोस्ट दोनों सेम पॉइंट हो जाएंगे। अब हम अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम डेरिवेशन को क्या करेंगे, हमें इस वाली चीजों को, मतलब ये डेरिवेशन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बेसिस से सॉल्व होती है, ठीक है। अब एंगल आई देखिए, जो एंगल आई है वो कौन से ट्राइंगल के एक्सटीरियर में आ रहा है, ठीक है। तो वो देखो किसके ट्राइंगल, जो NOC ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल के एक्सटीरियर में आ रहा है ना, तो हम जाएंगे इन ट्राइंगल NOC। इस ट्राइंगल में गए हम, अब हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है, जो सम है अंदर इंटीरियर एंगल्स का सम करेंगे उसके जो ऑपोजिट में एक्सटीरियर है वो उसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल आई के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग tan, मतलब tangent ले लेंगे ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम tan ले लेंगे, ठीक है। अब देखो जो tan, मतलब बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, tan i is equals to tan 1 plus मतलब tan of angle 1 plus tan of angle 2। अब देखो मैक्सिमम बच्चों के केसेस, मतलब बच्चों के दिमाग में यहाँ पे ये सवाल आता है कि हमने अगर tan i लिखा है, tan i, तो हमें दूसरी साइड क्या लिखना चाहिए था, tan of angle 1 प्लस angle 2। हमें बेसिकली ये लिखना चाहिए, दोनों साइड अगर हम tan ले रहे हैं, हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं हर जगह, फिजिक्स में ये यूज हो जाती है, मतलब रे ऑप्टिक्स में तो हर जगह ये यूज होती है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो अब हम जो tan, मतलब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा tan a प्लस b है वो किसके इक्वल होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो वो इसके इक्वल होता है। अगर ये इसके इक्वल है तो मतलब मेरे को इसकी जगह ये लिखना चाहिए, मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, तो यहाँ पर आएगा tan ऑफ एंगल 1 प्लस tan ऑफ एंगल 2 अपॉन में 1 माइनस tan ऑफ एंगल 1 इनटू tan ऑफ एंगल 2। अभी हमने कहा था, देखो अब हमारे पास ये, मेरे को बेसिकली ये नहीं लिखना चाहिए था, मेरे को इसकी जगह ये लिखना चाहिए था, बट मैंने ये क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन क्या है, हमारी assumption को देखिए। इसको पहले हम यहाँ पे नहीं, ये n1 2 को हटाते हैं, कंफ्यूज कर देगा कहीं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं n2 जो है, ओके। तो अब देखो हमने assumption क्या ली, हमारी ये पैराएक्सियल है, पैराएक्सियल होने के कारण ये एंगल तो छोटे थे ही, हमारे जो ये इनका प्रोडक्ट है वो भी बहुत ही ज्यादा छोटा आता है, ठीक है। अगर आप देखो वैसे सिमिलरली में केस में 0.7 है, इसको मैं इंटू करूँ 0.8 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.56, और भी ज्यादा छोटा आ रहा है ना। तो देखो अगर मैं दो छोटे छोटे चीजों का मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो हमारी जो आंसर है वो और छोटी आ रही है। तो बेसिकली ये जो टर्म है हमारी पूरी की, ये रीच किसको करेगी, ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट जीरो को रीच करेगी। अगर ये जीरो को रीच कर रही है, ये वाली टर्म ये बहुत ज्यादा छोटी है कि वो जीरो को ही रीच करे, तो 1 में से अगर मैं जीरो का कुछ भी माइनस करूँ 0.3, तो बेसिकली नीचे वाला जो टोटल पूरा है कि 1 माइनस tan a into tan, मतलब एंगल ऑफ 1 एंगल 1 tan of angle 2, ये जो टर्म है वो किसको रीच करेगी, 1 को ही तो रीच करेगी ना। अगर ये 0 को रीच कर रहा है तो ये पूरी की पूरी टर्म 1 को रीच करेगी, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर तो हट ही गया, तो उसकी वजह से क्या आ गया, जो tan i है वो tan ऑफ एंगल 1 प्लस tan ऑफ एंगल 2, ये स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। तो ये मैंने एक बार समझाया है, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे समझने के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक सिचुएशन ये आ गई
इसको नोट वोट नहीं करने की जरूरत, समझना था इसको। ओके, अब हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। अब देखिए हमारे पास जो tan i है, तो tan i मैंने कहा था किसके इक्वल होता है, वो i के ही इक्वल है हमारा, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, इसकी जगह मैं i लिख सकती हूँ। अब देखो जो tan i है, जो tan ऑफ एंगल 1 है, अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब एंगल 1 कौन से ट्रायंगल में आ रहा है हमारा, NOP। अब NOP ट्रायंगल में अगर मैं tan ढूंढूंगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर जो कि है NP अपॉन बेस विच इज OP, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली अब मेरे को tan किसका चाहिए, एंगल 2 का। tan ऑफ एंगल 2 क्या हो जाएगा, देखो बेटा अब हम कौन से वाले ट्रायंगल में जाएंगे, NPC। इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं गई तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर फिर से NP है और बेस हो जाएगा आपके पास हमारा PC। तो ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन आ गई उसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, ठीक है। एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम जाते हैं, अब हमें R का भी कुछ देख रहा है कि उसमें भी कुछ एक्सटीरियर एंगल्स हो जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो अब मैं गई इन ट्रायंगल, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है NCI, मैं इस ट्रायंगल में गई और इस ट्रायंगल में मैंने क्या लगाई, फिर से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी हमने क्या लगाई, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं कौन से ट्रायंगल में गई, इन ट्रायंगल NCI, ठीक है। अब मैं इस ट्रायंगल में मैंने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, उससे उससे क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू R प्लस एंगल 3, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो अब हमारे पास R किसके इक्वल आ जाएगा, R इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल 2 माइनस एंगल 3। वैसे ही सेम प्रोसीजर करेंगे, हम क्या करेंगे, अब tan ले लेंगे, टेकिंग tangent on both sides, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा फिर, tan R is equals to tan of angle 2 माइनस tan of angle 3। सिमिलरली जैसे मैंने इसके लिए समझाया था वैसे ही उसमें भी अप्लाई होगा, तो tan of angle 2 माइनस tan of angle 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब ये आ गई सिचुएशन हमारे पास, वही सेम अब चीजें करेंगे जैसे हमने इसके लिए इक्वेशन I के लिए निकाली वैसे अब R के लिए निकाल देंगे। तो वो क्या हो जाएगी, अब tan जो है वो अप्रोक्सीमेटली I के, मतलब जो tan R है वो अप्रोक्सीमेटली R के इक्वल, बिकॉज़ इट इज पैरा एक्सियल, ठीक है। तो हमारा जो R है वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan ऑफ एंगल 2, tan ऑफ एंगल 2, tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम गए इन ट्रायंगल NPC, इस ट्रायंगल में गए tan निकाला, NP बाय PC, tan और माइनस क्या है, आप tan ऑफ एंगल 3। अब एंगल 3 का tan निकालना है तो कौन से ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रायंगल NPI। ट्रायंगल किसमें गए हम, NPI, इस ट्रायंगल में गए और हमने क्या निकाल दिया, tan ऑफ एंगल 3। तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है फिर से NP है, बेस क्या हो जाएगा उसका PI हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास R के लिए भी इक्वेशन आ गई। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मेरे को रब करना पड़ेगा, तो इसलिए हमारी ये दो इंपॉर्टेंट है इक्वेशंस, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, बाकी हम सब रब कर देते हैं, ठीक है। तो इनको पहले लिख लिया जाए। तो एंगल आई हमारा किसके इक्वल आ रहा है, NP बाय OP प्लस NP बाय PC, ठीक है जी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी हमारी R किसके इक्वल है, NP बाय PC माइनस NP बाय PI, ये R आ गया, इसको इक्वेशन 2 ले लिया हमने, ठीक है। अब हम बाकी सबको रब कर देते हैं जरा। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना स्नेल्स लॉ लगाएंगे जो हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है हमारा, जो फाइनली, अब देखो हमारी फाइनल रे कहाँ आ रही है, N2, मतलब मीडियम 2 में आ रही है, और इनिशियली वो कहाँ थी, फर्स्ट में थी, तो मतलब N2 1, फाइनली मीडियम 2 में हम ऐसे लिखते हैं ना NFI, तो जो फाइनल है इनिशियल, तो फाइनली वो कहाँ आ रही है, मीडियम 2 में, इनिशियली कहाँ थी, मीडियम 1 में।
तो किसके इक्वल होता है, साइन आई बाय साइन आर। अब हमने अजम्पशन जो ली थी हमारी रेस पैराएक्सियल है, तो उससे क्या था, साइन आई किसके इक्वल है, साइन आई इक्वल है हमारा आई के, और साइन आर है जो वो इक्वल है आर के। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, n21 इज इक्वल्स टू आई बाय आर। ठीक है, अब हम n21 को क्या लिख सकते हैं, हमने देखा था n21 को लिख सकते हैं n2 बाय n1 which is equals to I by R। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी R n2 is equals to I n I। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको मैं थर्ड मान लेती हूँ। अब मैंने क्या करना है, इस ये जो I और R की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली है, इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी। तो पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो अब देखो हम वैल्यूज पुट करते हैं। R क्या है हमारा, NP बाय PC माइनस NP बाय PI। N2 इज इक्वल्स टू I क्या है हमारा, NP बाय OP प्लस NP बाय PC इंटू में N1। अब देखो NP तो सारे कट गए, यहाँ से कॉमन लिया वहां से कॉमन लिया, एक दूसरे से कैंसिल आउट। अब हमारे पास जो बेसिकली इक्वेशन बचेगी वो क्या है, 1 बाय PC 1 बाय इंटू एन, मतलब 1 बाय सब हो जाएगा। अब हम PC क्या है, देखो PC हमारा क्या है, R है। वैसे अगर हम PI देखें, मैंने कहा था ना पैराएक्सियल है तो M और P सेम है, मैं P को से काउंट करूँ या M से काउंट करूँ वो सेम हो जाएंगे। तो PC को मैं लिख सकती हूँ MC विच इज हम जो क्या है हमारा R। ओके, वैसे हम PI को देखेंगे तो वो MI के इक्वल है जो कि हमारा V है, इमेज का डिस्टेंस। वैसे अगर हम OP को देखूं तो OP क्या है, OM हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर मैं PC को देखूं तो सिंपली R है। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, PC इन सब में नहीं लिखेंगे, हम वैल्यूज देखते हैं। तो 1 बाय PC क्या हो जाएगा, 1 बाय PC इज इक्वल्स टू 1 बाय R। ठीक है, माइनस 1 बाय PI, PI क्या है हमारा V है, इंटू N2 इज इक्वल्स टू 1 बाय OP। 1 बाय OP क्या है हमारा U है, प्लस 1 बाय PC, PC क्या है हमारा R है, इंटू N1। ठीक है, तो हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है, हमने सबकी वैल्यूज पुट करी। अब हमें क्या ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है रे ऑप्टिक्स में, उसके बिना तो सब खराब हो जाता है हमारा। ठीक है, अब देखो R और V तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो ये तो पॉजिटिव ही है। हमारा जो U है वो इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में हम कैलकुलेट करेंगे, तो U क्या हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, मतलब नीचे लिखूं ऊपर लिखूं बात तो वही है, अगर यहाँ लिख दे तो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। तो N2 by R minus N2 by V is equals to minus N1 by U plus N1 by R। ये आ गई सिचुएशन। अब देखो R और R, तो दोनों R वालों को एक साइड ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा N2 minus N1 अपॉन R is equals to, ये उधर आ गया तो N2, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, तो N2 by V माइनस N1 by U। तो ये हमारी इसकी रिजल्ट आता है, ये डायरेक्ट एकदम पूछने में आ जाता है। अब हम इस फॉर्मूले को ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हमारा NF मतलब फाइनली जो जिसमें हमारी रे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब NF माइनस NI अपॉन R इज इक्वल्स टू NF बाय V माइनस NI बाय U। ठीक है, तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्योंकि हमने खत्म कर दिया है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके साथ हमारी ये वाली डेरिवेशन तो खत्म हो गई, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम करेंगे लेंस फॉर्मूला, और जो लेंस मेकर फॉर्मूला है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में हमेशा आता है, उसमें न्यूमेरिकल्स भी न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम लेंस फॉर्मूला से सॉल्व हो जाते हैं, तो वो याद रखना है। ठीक है, और लेंस मेकर फॉर्मूला को करने के लिए हमें ये डेरिवेशन आनी चाहिए क्योंकि इसका रिजल्ट यूज होगा। ओके, तो अब हम लेंस मेकर फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझाइए। ठीक है, अब देखो लेंस मेकर फॉर्मूला करते हैं हम।
अब ये है एक हमारा लेंस, लेंस में का फॉर्मूला है तो लेंस तो होना इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। वही अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ऐसे इंसिडेंट रे गई और ये इधर आके से कन्वर्ज होकर इधर आ गई, ओके। दूसरी रे वही सिंपल हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए, जो सीधी जा रही है नॉर्मल से पास कर, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे, अब यहाँ पर क्या है, ये आई बन जाएगा, ओके। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n1 है मान लीजिए, यहाँ पर n2 है, यहाँ पर n1 है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमने लिख दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे, मतलब इस लेंस को, तो इस पॉइंट को हम लेंस के a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको d एंड इसको c, तो a b c d, तो ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए लेंस के लिए, ठीक है। तो हम अब इस वाली डेरिवेशन में लेंस में का फॉर्मूला में हम क्या करने वाले हैं, हम हर एक चीज को, हर एक इंटरफेस को, जो ए बी डी इंटरफेस है उसको हम अलग से देखेंगे, ए सी डी इंटरफेस है उसको हम अलग से देखेंगे, मतलब हर एक फेस को हम अलग अलग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने पहला हमारे पास ये सेटअप हो रहा है, और ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा u, ये हो गया हमारा v, ठीक है जी। तो ये u है, ये v है, हमने सब मार्किंग कर ली। अब हम करते हैं नेक्स्ट डायग्राम हो जाएगा, फर्स्ट डायग्राम था ये, देखो नेक्स्ट डायग्राम क्या लेंगे, अब मैं अगर एक इंटरफेस की बात करूं a b d, तो a b d अगर इंटरफेस है तो वो कुछ ऐसा सा है जैसे हमने इससे पहले वाली डेरिवेशन में करा। अगर मैं उसको इंडिविजुअली स्टडी करूंगी तो क्या होगा, वो एक ऐसा एक रिफ्रैक्ट मतलब स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। तो अब देखो ये हो जाएगा हमारा स्फेरिकल सरफेस, उसका प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा हमारे पास वही ऑब्जेक्ट, यहाँ पे गई उसका सेंटर है, ठीक है। तो ये रही हमारी एक रे गई, यहाँ से सेंटर से नॉर्मल आया और ये रे से यहाँ पर, दूसरी रे वही सिंपल, तो यहाँ पर हमारे पास एक आई डैश इमेज बन गई, ठीक है। अगर सिर्फ मैं बात करूं कि सिर्फ मेरे पास यही ए बी डी सरफेस होता इंटरफेस, अगर मेरे पास सिर्फ ए बी डी इंटरफेस होता तो क्या होता, वो रे सिंपली जाती और यहाँ जाके बेंड हो जाती, तो हमारी इमेज यहाँ बनती। बट क्या हुआ कि हमारे पास एक और सरफेस था, उस सरफेस के कारण क्या हुआ कि हमारी जो इमेज थी जो बननी यहाँ चाहिए थी, इस सरफेस की वजह से क्या हुआ, वो इधर बनी, उसकी जो पोजीशन थी वो हट गई, बिकॉज यहाँ पर भी रे क्या हो गई हमारी, रिफ्रैक्ट करी ना, तो इसकी वजह से इमेज जो है वो यहाँ पर बन गई, ठीक है। तो अभी हम इसको कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो हमने रे बना ली, वही सेम n1 है यहाँ पे n2 है सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये तो सेम है बिल्कुल जो कि हमारा u है, बट यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को अब हम क्या मान लेते हैं, v डैश मान लेते हैं। ये एक इमेज है जो कि बीच में अगर बनती, अगर ये वाला सरफेस नहीं होता, तो अगर ये वाला इंटरफेस नहीं होता तो यहाँ पे इमेज हमारी बन जाती, बट हाँ कि क्या हुआ कि हमारा ये इंटरफेस था, इसकी वजह से ये इमेज यहाँ नहीं यहाँ बनी, फाइनल इमेज हमारी यही है, ये एक वर्चुअल है जो कि हमें दिखती नहीं है, एक वर्चुअल इमेज है, ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ हमारे पास, देखिए ये है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये इसका सेंटर है, इस वाले को हम R1 मान लेते हैं कि इस वाले इंटरफेस का जो रेडियस है वो R1 है, इसके सेंटर को हम C1 भी नाम दे सकते हैं, ओके। तो ये हमारे पास एक सेटअप आ गया जो कि हमारा सेकंड का था, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूं कौन से इंटरफेस की, ACD, तो वैसे ही अगर मैं ECD इंटरफेस की बात करूं तो वो कुछ ऐसा सा बनेगा, ये रहा उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये ACD। अब देखो, अब जो ACD है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किसने करा, हमारे जो केस है, हमारा केस में ऑब्जेक्ट यहाँ है, वो किसके लिए काम ऑब्जेक्ट है, A B D के लिए, बट जो ACD सरफेस है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किसने करा, इस ये आई डैश, जो आई डैश है ये हमारा क्या बन जाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, किसके लिए, इस सरफेस के लिए। ये सरफेस किसको ऑब्जेक्ट मानेगा, वो इसको ऑब्जेक्ट मानेगा, ठीक है। तो ये इसको ऑब्जेक्ट मानेगा, तो देखो यहाँ पर रे ऐसे जा रही है, तो मतलब कहीं पर इस पे जो रे फॉल करेगी वो ABD से आएगी और वो कुछ ऐसे फॉल करेगी, ठीक है। अगर ये सरफेस नहीं होता तो वो सिंपली सीधी सीधी चली जाती, यहाँ पर कहीं आई डैश बनाती, ठीक है। बट क्या हुआ कि यहाँ पे सरफेस था, यहाँ पर इसका कहीं सेंटर है, ये रहा C2 मान लेते हैं, मेरी हमारी नॉर्मल,
ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये बेंड हो गई, ये जो रे आ रही थी ये ऐसे ना जाकर इसकी वजह से बेंड हो गई, ये वापस से N2 है और ये N1 है। हम तो मान के चलते कि जो हमारा N2 है वो क्या है, ग्रेटर देन N1 है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारी वो इधर को बेंड हो गई और उसने इमेज कहाँ बनाई, यहाँ पर बनाई। ये क्या हो जाएगा, हमारी फाइनल इमेज V है। ये काम, ये किस चीज का काम कर रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, I डैश है, जिसको हम, जिसके डिस्टेंस को हमने क्या माना था, V डैश माना था, ठीक है। और C2 क्या हो जाएगा, C2 से यहाँ तक की बात करेंगे वो उसका रेडियस हो जाएगा R2, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 सेटअप्स आ गए, ये जो था थर्ड था। ओके, तो हम मैंने 3 कर लिए, इसको यहाँ नहीं लिखते, इसको हम लिख देते हैं I डैश है। सो वही सेम अजम्पशंस बिल्कुल सेम है, रेस पैराक्सियल है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बट अब हम इसमें क्या लिखेंगे, I डैश act as an virtual object for interface ACD। तो इंटरफेस जो ACD है उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम किसने करा है, किसने करा है, I डैश ने करा है। ओके, तो हमारा I डैश जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा ACD के लिए। ACD के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा I डैश है। ओके, अब हम अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, मैंने जैसे कहा था कि जो पुराने वाला हमारा है था रिजल्ट, वो इस डेरिवेशन में यूज होने वाला है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, फॉर इंटरफेस ABD, अगर मैं इस इंटरफेस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस इंटरफेस की बात करूं तो क्या होगा, हमारा हमने जैसे कहा था वो क्या था, वो लास्ट में हम लिख देते एक बार, NF माइनस NI अपॉन R इज इक्वल्स टू NF बाय V माइनस NI बाय U। ये डेरिवेशन आई थी हमारा रिजल्ट लास्ट वाली को सॉल्व करके। अगर मैं इस इंटरफेस वाली इंटरफेस ABD की बात करूं तो हमारी फाइनली रे किस में आ रही है, कौन सी मीडियम, मीडियम 2 में आ रही है। तो क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 बाय, अब इसका रेडियस मैंने क्या लिया था, इस वाला जो कर्व स्फेरिकल सरफेस है उसका रेडियस मैंने R1 लिया है, तो R की जगह क्या लिखेंगे, R1 इज इक्वल्स टू फाइनली रे मीडियम 2 में आ रही है तो N2 बाय, अब देखो V नहीं, यहाँ पर जो हमारा इमेज क्या बन रही है, I डैश बन रही है, जिसको हमने, जिसका डिस्टेंस हमने क्या माना है, V डैश माना है। तो ये क्या हो जाएगा, V डैश माइनस NI, इनिशियली तो मीडियम 1 में थी, अपॉन में U, मतलब वही सेम न्यू बात आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने जैसे इंटरफेस ABD के लिए निकाला, वही सेम चीज हम किसके लिए निकालेंगे, फॉर इंटरफेस ACD। अब हम बात करेंगे इंटरफेस ACD की। अब ACD में वही सेम, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब देखिए अब हम अप्लाई करते हैं। अब देखो इसमें फाइनली रे कहां पर आ रही है, मीडियम 1 में, तो क्या लिखेंगे, N1 माइनस व्हाट, इनिशियली किस पे थी, मीडियम 2 में, इनिशियली बाय रेडियस, जो रेडियस क्या है इसका R2 है, इज इक्वल्स टू, अब देखो फाइनली रे किस में आ रही है हमारी, मीडियम 1 में, तो N1 बाय V, जो इमेज का डिस्टेंस है, वो तो इमेज हमारी यहाँ बन रही है I, जिसको हमने V ही लिया है, तो V माइनस N2 बाय, अब देखो यहाँ पर U लिखना है जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, मैंने बोला था ना I डैश क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो उसका डिस्टेंस क्या है, V डैश है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे V डैश। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम क्या करेंगे, हमारी जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको ऐड कर देंगे। तो मैं इसको रख कर देती हूँ, एक काम करते हैं, इसको वहां लिख देते हैं, ठीक है।
तो अब अगर मैं इनको ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, n2 माइनस n1 बाय r1, LHS ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो दूसरी साइड करते करते n1 माइनस n2 बाय r2, ये हमारा LHS आ गया दोनों को ऐड करके। अब RHS को ऐड करेंगे, n2 बाय v माइनस n1 बाय u प्लस n1 बाय v माइनस n2 बाय v डैश। अब ये हमारे पास दोनों को ऐड करके एक ये स्टेटमेंट आ गई। अब हम देखते हैं क्या होगा। देखो अब देखो ये जो है कुछ कट कुट रहा है यहाँ पर, नहीं कुछ भी नहीं कट रहा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, n2 माइनस n1, इसको हमने कॉमन ले लिया। ओके, तो इसको कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 1 बाय r1 प्लस, यहाँ पर अब प्लस नहीं रहेगा। देखो अगर मैंने n2 माइनस n1 कॉमन लिया तो यहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाएगा, फिर वो बाहर निकलेगा, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब माइनस 1 बाय r2, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या बचेगा अब यहाँ पर, जो एक से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये लिखा, देखो मैंने यहाँ पे v डैश लिखना था, मैंने गलती से v लिख दिया, तो यहाँ पे v डैश होगा बेसिकली, और ये जो n2 बाई v डैश है वही माइनस में है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ओके, जैसे v डैश था मैंने वहां पे लिखा। अब हमारे पास यहाँ पे टर्म क्या बची, अब यहाँ वाली जो है, यहाँ पर क्या है, दोनों n1 है ना, तो n1 कॉमन आ जाएगा, n1 मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा यहाँ पे 1 बाय v माइनस 1 बाय u, ठीक है। n1 कॉमन निकाल दिया था मैंने। अब ये n1 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा n2 बाय n1 माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, बिकॉज n1 बाय n1 1 हो जाएगा, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 इज इक्वल्स टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u। ये स्टेटमेंट आई हमारे पास। अब n2 बाय n1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n21 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 इंटू में 1 बाय v माइनस 1 बाय u, ठीक है। इसके आगे का हम लिखते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम आगे यहाँ पे इसको रब कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आगे, बस एक सिंपल सा हम केस लेंगे, हमारा लेंस में का फॉर्मूला बस हमसे एक स्टेप की दूरी पर है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं। अब हम क्या केस ले लेते हैं, इफ u इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी से रेज आती है, जैसे अगर ये एक लेंस है, अगर इंफिनिटी से पैरेलल रेज आती है तो वो कहाँ पे मीट करती है, हमारी फोकस पे मीट करती है ना, तो वही अगर u को हम इंफिनिटी मान ले, हमारा जो u है वो इंफिनिटी है, और माइनस इसलिए बिकॉज हम हमेशा u को माइनस में लेते हैं साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। f क्या हो जाएगा हमारा, प्लस पॉजिटिव फोकल लेंथ आ जाएगा, क्योंकि वो फोकस पे सारी मर्ज करती है। तो अगर मैं यहाँ पर उस केस को अप्लाई करूं इस चीज को, तो क्या हो जाएगा, n21 माइनस n21 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 इज इक्वल्स टू, अब देखो 1 बाय v, v की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, f माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 बाय इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है, तो ये चीज तो हट ही गई ना। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया n21 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 इज इक्वल्स टू 1 बाय f, ठीक है। ये चीज इक्वल्स टू किसके, फोकल लेंथ के। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। ये हमारे पास हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और इसी से हमारा देखो ये जो 1 बाय f है, मतलब इनका LHS दोनों स्टेटमेंट जो है इनका LHS से इक्वल है, तो बेसिकली RHS भी इक्वल होगा। तो यही से ही हमारा देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए ये तो, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला देखो वही हमने क्या कहा, LHS जो है वो दोनों के इक्वल है, तो बेसिकली RHS भी इक्वल होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u। यही क्या होता है, यही तो होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। तो हमने दोनों मतलब लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला दोनों में ये, बस हमें ये ध्यान रखना होता है
अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है लेंस में का फॉर्मूला, तो अगर आपने ये स्टेप भी लिखा है, फालतू से फालतू स्टेप्स लिखने के मार्क्स तो नहीं काटते हैं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ तक लिखना है, क्योंकि फिजिक्स के पेपर में टाइम वेस्ट करने का टाइम तो होता नहीं है बिल्कुल भी। तो हमें बिल्कुल ध्यान से फॉर्मेट में करना है, बस एक ही स्टेप है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये आ गया, लेंस में का फॉर्मूला भी आ गया, इसी से हमारा लेंस फॉर्मूला भी आ गया। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। हमारा लेंस में का फॉर्मूला इससे हो गया, लेंस फॉर्मूला भी हो गया। अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, वो क्या होगा, प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रिज्म काफी आ जाता है पेपर में। हम एक बार प्रिज्म फॉर्मूला भी देख लेते हैं कैसे होता है वो सॉल्व कैसे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, तो एक हम प्रिज्म ले लेते हैं कि 60 मतलब एक इक्विलेटरल प्रिज्म है जो कि 60 डिग्री का होता है सारे एंगल्स इसके। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक प्रिज्म। ओके, इसको मान लेते हैं एंगल ए बी और सी। अब हमने क्या करा, एक रे थी, ये रहा यहाँ पे इसका नॉर्मल, ये रिफ्रैक्ट हुई और ये यहाँ से क्या हुआ, दोबारा से रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल गई। ठीक है, अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होती तो रे ऑफ लाइट कैसे जाती, रे ऑफ लाइट ऐसे जाती, और ये रे ऑफ लाइट को अगर हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये एंगल आएगा वो क्या है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, इसको ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है हमारा, ये हमें बताता है कि हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो अपने पाथ से कितना डेविएट हुई। बेसिकली उसको ऐसे जाना था, बट वो कहाँ से चली गई, ऐसे चली गई, तो उसका जो डेविएशन हुआ है वो कितना अपने रास्ते से भटकी है बेसिकली, तो वो क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। ठीक है, तो हमने पढ़ा ही है एक बार। ओके, ये क्या है हमारी इंसिडेंट रे, वो रिफ्रैक्टेड रे है, और ये क्या है हमारी इमर्जेंट रे जो कि बाहर निकलती है। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा क्या है, ये एंगल आई है। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुई एक बार, तो यहाँ पर ये कौन सा एंगल बन जाएगा, ये वाला, नीचे वाला, नीचे, क्योंकि नॉर्मल से एंगल बनाते हैं तो वो कितना हो जाएगा, R1 मान लिया मैंने कि वो R1 एंगल है। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा रिफ्रैक्शन के लिए। और ये जो एंगल बाहर निकल रहा है इमर्जेंट रे का एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। आई क्या है हमारा, एज यूजुअल एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, R1 और R2 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और दूसरा ई क्या है हमारा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, तो हमने तीनों एंगल्स देख लिए। ओके, अब क्या होगा, अब देखो ये सब हो गया, हमने डेविएटिंग एंगल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल्स को मार्क करना स्टार्ट करते हैं जो हमें चाहिए। बेसिकली एक ये है एंगल 1, एक ये है एंगल 2, बस हमें ये दो एंगल्स हम अपने हिसाब से यूज करेंगे, तो इसलिए मैंने मार्क कर दिया इनको। अब हम यहाँ पे नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नेमिंग करते हैं, ये अगर ए है तो ये मान लेते हैं BC हमने कर दिया है, तो अगर ये है P, इसको मान लेते हैं QRS। ठीक है, तो मैंने इस अंदर जो है उसको PQRS मान लिया। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या करा, हम गए इन क्वाड्रिलेटरल, जो हमें बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, उस वाले क्वाड्रिलेटरल में गए हम, तो क्या है APSR। तो अगर मैं APSR में गई, ठीक है, तो इस क्वाड्रिलेटर में अगर मैं गई तो क्या होगा, इस क्वाड्रिलेटर में जाएंगे तो वही सम लगा देते हैं प्रॉपर्टी का, कि सारे जो चारों एंगल का सम है वो किसके इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल है। तो देखो, मतलब एंगल A प्लस एंगल APSR
एस प्लस एंगल ए आर एस प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा ये जो चारों एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल। अब देखो जो एंगल एपीएस है वो क्या है, वो 90 डिग्री हो जाएगा बिकॉज ये नॉर्मल है, नॉर्मल से जो एंगल है वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। वैसे ही सिमिलरली ए आर एस जो है वो भी 90 हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा। अब देखो क्या होगा, जो एंगल ए है, एंगल ए प्लस एंगल एस इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। यही आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे अब हम जाएंगे इन ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने इससे ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई इस क्वाड्रिलेटरल में जाके। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम नेक्स्ट जाएंगे इन ट्रायंगल पी एस आर जिसमें R1 एंड R2 आ रहे हैं। ठीक है, तो हम गए इन ट्रायंगल पी एस आर। अब इसमें हमने क्या करा, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इन सबका सम 180 डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, तो अब देखो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करूं तो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से इक्वेट करेंगे तो आरएचएस में दोनों के 180 डिग्री है, तो एलएचएस दोनों के सेम होंगे। तो इससे आएगा क्या, एंगल ए प्लस एंगल एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस एंगल एस। तो अब दोनों साइड एंगल एस है तो एंगल एस से एंगल एस तो कट गया। तो क्या बचेगा हमारे पास, एंगल ए इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन आ गई कि एंगल ए जो है वो R1 और R2 के इक्वल है, सम के मतलब उनके। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो हम गए इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वो एंगल सम प्रॉपर्टी किसके मतलब क्या हमें रिजल्ट देगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू मतलब एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा की। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमें एंगल 1 की जगह आर और इन सब की टर्म्स में चाहिए चीजें। तो एंगल 1 को हम किस, अब देखो क्या हो सकता है, कहाँ हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं। ठीक है, नाउ ठीक, अब जो हमारा एंगल आई है वो किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल R1। मतलब इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो वो किसके इक्वल है, R1, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो I इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस R1। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, I माइनस R1 की। सिमिलरली जो हमारा एंगल E है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 प्लस R2। ठीक है, तो हमारा एंगल 2 किसके इक्वल आ जाएगा, E माइनस R2। हमारे पास 1 की भी वैल्यू हो गई, 2 की भी वैल्यू हो गई, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 1 की जगह क्या है, I माइनस R1 और 2 की जगह क्या है, E माइनस R2 which is equals to DM। अब हम I इसको ऐसे लिख सकते हैं, I प्लस E मैंने एक साथ ले लिए, माइनस साइन कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, R1 प्लस R2 is equals to D। अब R1 प्लस R2 को क्या लिख सकती हूँ, 3। ठीक है, तो इसको मैं एक बार यहाँ पर, इसको देखो हम I प्लस E को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख दिया हमने, A लिख दिया, इज इक्वल्स टू डेल M आ गया। ओके, अब इसके बाद हमारे पास ये आ गई, इसको मैं इक्वेशन फोर्थ मान लिया मैंने। ये जो स्टेप था ये किससे आया, फ्रॉम इक्वेशन 3 से आया। ओके, अब हमने क्या करा, अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, प्रैक्टिकल्स में भी करते हैं ग्राफ। तो इस ग्राफ में हमने क्या करा, जो डेल्टा है वो ये रहा, डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में हम एक प्लॉट करते हैं ग्राफ। जो एंगल ऑफ डेविएशन है और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको, तो उसकी जो शेप होती है ना वो कुछ ऐसे से आती है, यूं करके। ओके, तो उसको
अब देखो हर एक, अगर मैं कोई वैल्यू लूं, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन की कोई सी भी वैल्यू लूं, तो वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करती है? वो किसको, दो वैल्यूज ऑफ आई को कॉरेस्पॉन्ड करती है। एक तो यहाँ पर सेम, और एक क्या, एक यहाँ पर सेम। तो देखो, तो एक जो है एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू, वो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस को सपोर्ट करेगी, कॉरेस्पॉन्ड करेगी। सिमिलरली वो दो एंगल ऑफ इमर्जेंस को भी सपोर्ट करेगी। बट एक केस होता है कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एक एंगल जो हमारा डेविएशन का एंगल है वो सिर्फ एक ही इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। और इस सिचुएशन में क्या होता है, जो आई है वो किसके इक्वल है, ई के इक्वल हो जाता है। और इस वाली पोजीशन को जहां पर ये एक ही होते हैं, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ, सॉरी हम इसको, हाँ यहाँ पर जो एंगल होता है डेविएशन का, उसको हम बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। इस पॉइंट पे जब आई जो है वो इक्वल हो जाता है हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस के। ओके, जब आई और ई इक्वल होते हैं, मतलब जब हमारा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है, इसको मैं यहाँ रब कर रही हूँ। ठीक है, जो हमारा आई और ई मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब जो रे है हमारी इंसिडेंट वो बहुत ही ज्यादा कम डेविएट हुई है अपने पाथ से। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, हमारा आई जो है वो इक्वल हो जाता है ई के, पहली चीज। दूसरा, आई इक्वल, और जो R1 और R2 है वो भी सेम हो जाते हैं, जिसको हम R के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो R1 और R2 भी क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, जिसको हम R की वैल्यू दे रहे हैं। एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन दो चीजें होंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, और R1 इज इक्वल टू R2, जो एंगल हमने रिफ्रैक्शन के लिए थे वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब ये अगर सिचुएशन हो गया, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो रहा है कहीं पर, जिसको हम डिनोट इससे कर देते हैं। ठीक है, तो इस केस में को अगर मैं इक्वेशन 4th में जाऊं और लगाऊं, तो आई प्लस ई, तो ये दोनों तो इक्वल है, तो मैं आई ई की जगह आई लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2 आई ऑफ आई, आई प्लस आई 2 आई हो गया, माइनस ए इज इक्वल्स टू एम डी, मतलब डेल्टा एम, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो आई की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन 3rd में जाऊं, तो एंगल ए किसके इक्वल है, R1 प्लस R2, R1 और R2 तो इक्वल है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ R। तो R जो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो किसके इक्वल हो गया, A बाई 2। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ तक हमने देख लिया, हमारे पास I की वैल्यू आ गई, हमारे पास R की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम अगर हम इसमें स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अगर हमने इसमें स्नेल्स लॉ लगाया तो स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं, अब फाइनली रे हमारी जो है एनजी जो है, मगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना चाहूँ तो वो किसके इक्वल होगा, साइन आई बाय साइन आर, इसी के इक्वल होगा। आई की वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे निकाल दिया, डेल एम प्लस ए बाई 2, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एम प्लस ए बाई 2। आर की वैल्यू क्या है, ए बाई 2 है, पुट कर देते तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए बाई 2। यही जो है हमारा, इसी को बोलते हैं हम प्रिज्म फॉर्मूला। तो ये हमारा प्रिज्म फॉर्मूला भी आ गया। अब हमारा आता है इसमें एक स्पेशल केस। ठीक है, अब स्पेशल केस में हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं प्रिज्म फॉर्मूला निकालेंगे फॉर थिन एंगल, फॉर थिन एंड स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म, जो बहुत पतले और जिनका एंगल छोटा होता है, उन प्रिज्म में क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो देखो अब जब प्रिज्म जो है वो बहुत पतले, उसका एंगल बहुत छोटा है, तो साइन आई और साइन आर
सेम मूव वही केस हो जाएगा, बहुत स्मॉल है तो साइन आई आई के इक्वल है, तो एन जी किसके इक्वल हो जाएगा, आई, और आई क्या है, डेल एम प्लस ए बाय 2। वैसे ही साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर की, और आर क्या है, ए बाय 2। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी, साइन साइन हट जाएगा, बिकॉज क्या है, जो हमारा एंगल है वो क्या है, स्मॉल है। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, एन जी किसके इक्वल है, डेल एम प्लस ए बाय ए। तो ये क्या हो जाएगा, ए एन जी इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल एम। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ए कॉमन ले लिया, एन जी ये से को उधर लेंगे तो -1 इज इक्वल्स टू डी एम। ओके, तो हमारे पास एक ये सिचुएशन आ गई। अब इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किसके इंडिपेंडेंट है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के इंडिपेंडेंट है। तो दिस शोज दैट एंगल ऑफ डेविएशन is independent of angle of incidence, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस के वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी पूरी प्रिज्म फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम अपनी वीडियो को भी एंड कर रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।